शकुंतला सुबह सुबह हॉल में बैठी टीवी पर भजन देख रही होती है। तभी शकुंतला की बहू रिंकू अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। कल बाजार में शराबी को क्या सबक सिखाया आपने? अरे ऐसे ड्रामे तो तुझे अब रोज देखने को मिलेंगे और मुझे तो अब इनकी आदत हो गई है। माँ जी, उसे तो मैं 2 दिन से देख रही थी। मैं जब भी बाजार जाती थी ना तो देखती थी वो अपनी बीबी को मारता रहता था, लेकिन कल तो आपने उसे क्या मारा और पुलिस के हवाले भी कर दिया। हाँ बहू, मेरी आदत है कि जहाँ अत्याचार होते देखती हूँ तो मुझसे रुका नहीं जाता। अरे हम औरत हैं तो क्या हुआ, हम क्या कुछ कर नहीं सकते हैं? माँ जी, फिर तो मैं एकदम सही घर में आई हूँ। मुझे आपकी जैसी सास की तलाश थी, जो कड़क मिजाज की हो और एक बार वो किसी के सामने खड़ी हो जाए ना तो बस। वैसे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग मुझसे डरते हैं। सच कहूँ बहू तो मैंने मोहल्ले में अपना दबदबा बना रखा है। अरे शकुंतला, किसके दबदबे की बात कर रही है तू? और कल तू क्या करके आई है जो पूरा मोहल्ला तेरी तारीफ कर रहा है? अरे विमला काकी, कल तो आपको वहाँ बाजार में होना चाहिए था। माँ जी ने क्या उस शराबी को दे घुसा और वो तो गिड़गिड़ाने लगा। तभी माँ जी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस वाले आए और उस शराबी को थाने ले गए। अरे क्या बात है शक्कू, तू तो छाई हुई है। सच कहूँ और तू हमारे पूरे मोहल्ले की प्रधान बनने के लायक है। अरे अब बस भी करो बहू, तू जाकर खाना बना ले और घर के कामों में भी ध्यान दे। और अब ये बातें तो 2-4 दिन के लिए ताज़ा खबरें बनी रहेंगी। शकुंतला बहुत दिलेर थी। वो किसी को भी मुसीबत में देखती तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने निकल पड़ती, और इससे ज्यादा तो वो बहादुर थी और अपने हीरोपंती के लिए जानी जाती। एक रोज दोपहर के समय विमला शकुंतला के घर आती है। अरे शकुंतला, उठना जल्दी, अपने मोहल्ले की बहू बेटियों पर सब्जी वाला नजर डाल रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया? तू तो मुझे किसी दिन डरा कर अटैक ही करवाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो मेरी वजह से ही मरेगी। अभी ये सब छोड़ और चल, तुझे कुछ दिखाऊं मैं। मैंने तुझे कहा था ना, कांता के घर वो सब्जी वाला आता है तो वो अपने घर को बंद कर लेती है। अरे ये औरत मोहल्ले की बहू बेटियों को बिगाड़ रही है। अरे खुद की बेटी तो भाग गई ये सब देखते देखते। अरे क्या बात कर रही है तू? तूने सच में अपनी आंखों से देखा क्या कि वो सब्जी वाला कांता के घर गया? हाँ माँ जी, मैंने भी एक मोटे से आदमी को कांता काकी के घर में जाते देखा जब मैं छत पर कपड़े डालने गई थी। चल, इसी वक्त का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं। बहू, तू तो कांता के दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी रही हो और मैं और विमला उसके घर पर जाके हल्ला बोल देते हैं। अरे अब क्या हम यही बातें बनाते रहेंगे? वहाँ वो अपना काम भी करके निकल जाएगा। चलना बहू, शक्कू चलना। आप तीनों कांता के घर पहुँचते हैं, जहाँ कांता का घर अब बंद होता है और विमला कांता के गेट को पीटने लगती है। क्या बात है? अरे आ रही हूँ। कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? अरे विमला, क्या बात हो गई जो तू मेरे घर के दरवाजे को तोड़ने पर लगी हुई है? अरे तू परली साइड हट। शक्कू, तू उस कमरे में देख, मैं इस कमरे में देखती हूँ। आज तो उसे पूरे मोहल्ले में चप्पलों की माला पहनाकर घुमाऊंगी। अरे ये क्या तरीका है मेरे घर में घुसने का? और तुम दोनों किसे ढूंढ रहे हो? अब जैसे ही विमला कांता के कमरे के पास जाती है, वैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलने नहीं देती और किसी दीवार की तरह उस कमरे के आगे खड़ी हो जाती है। शकुंतला, यहाँ आ, वो कलुआ यही है इसी कमरे में। और तू कांता, तुझे शर्म नहीं आती? सब्जी वाले को घर में बंद करके रख रखा है और उसके साथ गुल्लू गुल्लू कर रही है। अरे तू इसे दूर कर और मैं देखूं कहाँ है वो सब्जी वाला। उससे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। कई बार उसने मुझे सड़े हुए टमाटर दिए हैं। आज मैं उसका हिसाब पूरा करके रहूंगी। अरे नहीं है उसमें कोई। तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगी। तुम दोनों ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर दिया है। ये रहा। विमला, कहाँ है तू? जल्दी आ और इस पर अपना हाथ साफ कर ले। हाँ हाँ, इसने मुझे एक रोज हरी मिर्च और धनिया नहीं दिया था और मुझे कहता है कि मैं लालची हूँ। अब शकुंतला और विमला दोनों ही कांता के घर चोरी छुपके आए सब्जी वाले को खूब पीटती है, जिसमें रिंकू भी अपना हाथ साफ कर लेती है, लेकिन कांता की इस वजह से खूब बदनामी होती है। कांता, तुझे मैं आखिरी बार समझा रही हूँ। अब तेरे घर में मोहल्ले वालों को कोई आता जाता दिखा ना तो उसके साथ तू भी मोहल्ला छोड़कर चली जाएगी। अभी तो तुझे बस वार्निंग दे रही हूँ। तुम दोनों सास बहू की हीरोपंती है ना, किसी दिन धरी की धरी रह जाएगी। मैं बता देती हूँ तुम दोनों को। हाँ हाँ ठीक है। अब क्या मोहल्ले की बहू बेटियों पर तेरा असर पड़ने दूं? शकुंतला की इस बहादुरी से मोहल्ले वाले न सिर्फ शकुंतला की बल्कि उसकी बहू रिंकू की भी खूब तारीफ करते हैं।
शकुंतला देख, मैं भी इस काम में तेरा साथ देती, लेकिन तारीफ हुई भी तो तेरी और तेरी बहू की। अरे लेकिन ये सबको कौन बताएगा कि बताया तो मैंने ही था कि कांता के घर में सब्जी वाला आया है। अरे अगली बार बता दूंगी। अब तू घर जा और नींबू पानी पी। देखा मैंने उस सब्जी वाले को मारते हुए, तेरा बीपी कितना हाई हो गया था। सच्ची यार, मेरा तो खून जल जाता था उस सब्जी वाले को देखकर, क्योंकि ये पहले मुझ पे लाइन दे रहा था, लेकिन जब तक मैं इसे हाँ बोलती तब तक ये कांता पर डोर डालने लगा। तभी कहूँ विमला काकी को इस पर इतना खुंदस क्यों है। शकुंतला और रिंकू की तो मोहल्ले में खूब तारीफें हो रही थी और शकुंतला और रिंकू भी बहुत खुश थी। लेकिन सास बहू की ये हीरोपंती अभी और बड़ा धमाका करने वाली थी, जिससे वो दोनों ही अनजान थे। देर रात जब रिंकू पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि उसकी पड़ोसन के घर में एक आदमी घुस रहा था। ये देखकर रिंकू तुरंत अपनी सास को उठाने जाती है। क्या हुआ बहू, क्यों इतने रात में परेशान कर रही है? फिर से राकेश खर्राटे ले रहा है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि विमला काकी के घर में चोर घुसते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आप तो जानती हैं, विमला काकी की बहू कल ही मायके गई है और उनका बेटा भी घर पर नहीं है। विमला काकी की जान खतरे में है। सासू माँ जल्दी चलिए। अरे ऐसे कैसे? चल हम विमला के घर चलते हैं, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। इतना बोलने के बाद ही शकुंतला और रिंकू विमला के घर पहुंचते हैं तो वो विमला के कमरे से आवाज सुनते हैं। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मेरी तन्हा रातों में मुझे तुम्हारी जरूरत थी। माँ जी, ये विमला काकी को क्या हो गया है? कहीं चोर ने उन्हें कुछ सुंघा तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर विमला का भी किसी के साथ कुछ चल रहा होगा। रुक ना, अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर शकुंतला विमला के कमरे का गेट खोल देती है और दोनों ही सास बहू ये नजारा देखकर हैरान हो जाती हैं कि विमला उस सब्जी वाले की बाहू में थी, जिसे 2-3 दिन पहले उसने शकुंतला और रिंकू के साथ मिलकर मारा था। तू शक्कू यहाँ क्या कर रही है? ये तो मेरे घर में घुस आया था। वो तो दिख रहा है, और तूने जो बोला था वो हमने सुना भी था। माँ जी, अब तो विमला काकी की पोल भी खोलनी ही पड़ेगी, वरना मोहल्ले की बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। शकुंतला ने इतना बोला ही था कि रिंकू विमला के घर पर चोर चोर का शोर मचा देती है। वो तेज तेज की चिल्लाने लगती है तो आधी रात के समय सभी की नींद टूट जाती है और सभी पड़ोसी अब विमला के घर पर आ जाते हैं। मोहल्ले वाले भी रिंकू की आवाज सुनकर जब उठ ही चुके थे तो वो विमला के घर पर पहुंचकर जो देखते हैं उसे देखकर अब सभी के होश उड़ जाते हैं कि सब्जी वाले को सब चोर मान बैठे थे। जिसके बाद पड़ोसी भी अब अपना हाथ साफ करने के लिए उस सब्जी वाले की जमकर धुलाई करते हैं और विमला की भी खूब बदनामी होती है। सब्जी वाला तो वो मोहल्ला छोड़कर ही हमेशा के लिए चला जाता है और विमला भी फिर कभी किसी से भी इश्क नहीं लड़ाती और शकुंतला और रिंकू की खूब वाहवाही होती है कि आखिर उन्होंने एक बार फिर बड़ा नाम करके दिखाया है। और इसी तरह वो ऐसे ही अपनी हीरोपंती आए दिन दिखाया करती। जानकी अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, ये है क्या तेरी बहू? वैसे जिस हिसाब से तेरा बेटा है, क्या उस हिसाब से ये तेरी बहू के लायक भी थी जो तूने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी? चुप कर, मेरी बहू तो लाखों में एक है। तुझे पता भी है मेरी बहू के माँ बाप ने अपनी बेटी के साथ साथ कितना रुपया पैसा दिया है, जिसका मुकाबला पूरे मोहल्ले में कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ, पैसों के लिए तो तू अपनी बेटी की 10 शादियाँ कर दे। खैर, करवा अब गृह प्रवेश। हाँ, मैं करवा ही रही थी अपनी बहू का गृह प्रवेश, लेकिन तू आ गई अपनी कड़वी जबान लेकर। बहू, इस कलश को गिरा के अंदर आ जा। जानकी की बहू, जो कि घूंघट में थी, वो अपनी सास की ये बात सुनती है कि वो कलश को गिराती नहीं है बल्कि उसे फुटबॉल बना देती है। जानकी की बहू नीलम कलश को इतनी जोरदार लात मारती है कि वो सामने खड़ी विमला को जाकर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बहू, ये क्या किया तूने? विमला तो गई। प्रभु ए प्रभु, विमला उठना। क्या हुआ विमला? अरे कोई पानी लेके आओ विमला। हाँ माँ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अब जानकी का बेटा दिलीप किचन में से जाकर पानी लेकर आता है और विमला के ऊपर पानी छिड़कता है और कुछ समय बाद ही विमला को होश आता है, लेकिन दूसरी तरफ जानकी रो रही होती है। विमला, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तेरे बिना मैं एक पल भी जीना नहीं सोच सकती। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरी विमलू को मुझसे छीन लिया। विमला, तूने मुझे चुगली करना सिखाया, तूने ही मुझे मोहल्ले की औरतों को गाली देना सिखाया। अब तू ही मुझे छोड़ के चली गई, मैं कैसे जीऊंगी विमला?
अरे अभी मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तेरी बहू ने क्या कलश पर पैर जमाया है। कुछ देर के लिए तो मेरी बॉडी ही जम गई थी। बहू, अरे ओ जानकी की भारी वजन वाली बहू, क्या तेरी बुआ मेरी तरह दिखती है जो तूने कलश को ऐसे लात मारा? अरे विमला तो जिंदा है। मुझे तो एक पल को लगा था कि मेरे मोहल्ले में शांति ही शांति होगी। ना सुबह चीनी मांगने का शोर और ना ही चाय का आने का दुख। मैं कैसे जीती यही सोच रही थी। हाँ मुझे पता है, मेरे दुश्मन को भी इतनी नहीं खुशी हुई होगी जितनी कि तुझे मेरे बेहोश होने पर हुई थी। खैर ये सब छोड़ और अपनी वजन वाली बहू को संभाल। देख, यहाँ तू मेरे मरने का मातम मना रही थी, वही दूसरी तरफ तेरी बहू शादी में आए लड्डू कैसे खाई जा रही है। रोक ले अपनी बहू को, पहले से तो ट्रक का टायर है, अब चलता फिरता लड्डू ना हो जाए। अपनी पड़ोसन विमला की बात सुनकर जानकी अपनी बहू के हाथों से लड्डू की थाली ले लेती है और उसे एक साइड में रखने के बाद ही वो अपनी बहू को कमरे में छोड़कर आती है। और जैसे ही जानकी हॉल में आती है, जानकी की बहू नीलम के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? अरे क्या टूटा बहू कमरे में? अब हाथी के बच्चे को ही तू बहू बना लाई है, तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। वैसे चल कर देखते हैं क्या टूटा है। माँ मैंने आपको कहा था ना, अब दहेज के लालच में मेरी जिंदगी खराब मत करो, लेकिन आप नहीं मानी। अब देखो कुछ ही घंटों में वो तो एडजस्ट कर नहीं पा रही हमारे घर के अंदर, तो बाकी की जिंदगी कैसे बिताएगी? अब जानकी, विमला और दिलीप कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नीलम पलंग में फंसी पड़ी है और वो खुद निकलने की कोशिश कर रही है। ये लो, गई भैंस पानी में। अरे माँ जी, निकालिए मुझे यहाँ से। ना जाने आपके घर में सामान कैसा है, भला किसी के बैठने से पलंग टूटता है क्या? हाँ बहू, तूने सही कहा, इंसान के बैठने से तो नहीं, लेकिन हाथी के बच्चे के बैठने से पलंग जरूर टूट जाता है। अरे दिलीप बेटा, तू क्या देख रहा है? अब बहू को उठा भी, कहीं ऐसा ना हो उसकी कमर में लचक आ जाए। हाँ दिलीप, उठा भी बहू को। मेरा मुंह क्या देख रहा है? दिलीप अब अपनी भारी वजन वाली बीबी को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे करता है, नीलम दिलीप का हाथ तो पकड़ती है, लेकिन दिलीप क्या ही नीलम को अपनी तरफ खींचता, नीलम ही अपने पति को अपनी तरफ खींच लेती है। अब नीलम के ऊपर दिलीप को देखकर जानकी और विमला अपना मुंह छुपाकर एक दूसरे से कहते हैं, देख रही है ना जानकी, एक तो ये वजन में कम नहीं है, ऊपर से इतनी बेशर्म है कि रात का इंतजार भी नहीं कर सकती। चल हम यहाँ से चलते हैं, अपना दोनों देखेंगे कि इन्हें क्या करना है। जानकी तो अपनी भारी बहू के आते ही ये सब देखकर काफी परेशान हो गई थी, उसका आगे क्या ही होगा। ऐसे ही समय बीतता है और नीलम को अपने ससुराल में आए हुए कई दिन बीत जाते हैं। और एक रोज विमला और जानकी हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी दिलीप भी ऑफिस से आ जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाकर पानी मांगता है और नीलम अपने पति के लिए पानी भी लेकर आती है। अरे बहू, क्या बात है? कुछ खाती पीती नहीं है क्या? कमजोर लग रही है। कहाँ से तुझे मेरी बहू कमजोर लग रही है? और विमला तू ये मस्ती मजाक करना छोड़ दे। हाँ विमला काकी, वो क्या है ना, घर का काम ही इतना हो जाता है कि मुझे खाने का समय ही नहीं मिलता। इतना कहकर जैसे ही नीलम सोफे पर बैठती है, वैसे ही दूसरी तरफ से सोफा ऊपर की तरफ उठ जाता है और दिलीप जो कि दूसरी साइड बैठा था, वो नीलम के पास आ चुका था। ये क्या देख रही हूँ मैं जानकी? थोड़ा अपनी बहू का वजन कम कर। कभी ऐसा ना हो तेरे बेटे की तेरी बहू के नीचे आकर जान चली जाए। अरे शुभ शुभ बोल, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल। चल अब दोनों मिलकर सोफे को नीचे करें। माँ मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे नीलम से खतरा है। अगर किसी दिन मेरी जान निकल गई ना, तो उसकी जिम्मेदार आपकी बहू होगी माँ, और आप भी जिम्मेदार होगी माँ, क्योंकि आप भी इसे पैसे के लिए लेकर आई हो। एकदम सही कह रहा है तेरा बेटा। तूने तो सिर्फ अपना देखा, तेरा बेटे से भी पूछ कि वो खुश है कि नहीं। जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो किया है वो गलत किया है या सही, लेकिन दूसरी तरफ जितना भी नीलम का मजाक बनता, उसे उस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक रोज जब जानकी अपनी बहू को शादी में लेकर जाती है, तो वहाँ नीलम का मोहल्ले की औरतें खूब मजाक बनाती हैं। अरे अरे जानकी की बहू, ये तो बहू कम और जू से आया हुआ हाथी का बच्चा ज्यादा लग रही है। अरे ओ, तूने कभी अपनी बहू को देखा है? चलती है तो ऐसा लगता है किसी मुर्दे को चला दिया हो। जब खुद के घर शीशे को हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। देखो देखो, बोली भी तो कौन, विमला, जो खुद जानकी की चेली है। दोनों का एक दूसरे के बिना दिन ही नहीं जाता। तुझे क्यों जलन हो रही है?
अगर हमारा समय दूसरों के बिना नहीं जाता है तो। चलो चलो यहाँ से। इसकी बहू की मुंह दिखाई नहीं बल्कि घूंघट गिराई होनी थी, जिसे एक बार अगर कोई देख ले तो दोबारा न देखे। हाँ हाँ, अपनी बहू का गुणगान यहाँ मत गा और चलती बन, वरना यही शादी में कलेश करवा दूंगी और नाम आएगा तेरा। जानकी को अपनी बहू के बारे में इतने नेगेटिव कमेंट सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस वक्त तो जानकी कुछ भी नहीं कहती है। अब वो जब देर रात घर आती है तो अपनी बहू को खूब सुनाती है। बहू, तुझे इतना सुनवाने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है क्या? थोड़ा कम खाया कर, थोड़ा टहल लिया कर। कितना वजन भारी है तेरा, कम कर ले इसे। अरे जाने दे जानकी, इसे सुनाकर क्या होगा? वो मोहल्ले की औरतें तो है ही ऐसी। अपनी बहू को छोड़, उन्हें दूसरों की बहू जहर लगती है। अरे नहीं यार, गलती तो इसकी भी है। ये भी तो अपने शरीर को कम कर सकती है ना। माँ जी, मुझे भी आज बहुत बुरा लगा है जब वो औरतें मुझे मोटी कहकर ताने दे रही थी, लेकिन आज से मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी और आपको कभी दोबारा सुनने का मौका नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से ही जानकी की बहू अपने ऊपर काम करना शुरू कर देती है और अगले कुछ दिनों बाद ही वो अपना भारी वजन कम करती है, जिसके बाद जानकी को सब उसकी बहू को लेकर तारीफ करते थे। राधा अपनी माँ गायत्री और भाई विशाल के साथ रहा करती थी। राधा पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी, इसलिए वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सहेली काजल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर मोमोज वाले ठेले पर पड़ती है। यार काजल, देखना मोमो, बहुत दिन हो गए मोमो खाए हुए, चलना चलते हैं यार। क्या यार राधा, तू भी ना, अभी एक हफ्ते पहले ही तो हमने मोमो खाए थे। चल ठीक है, अगर तुझे मोमो नहीं खाने तो आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे। बोल, मंजूर है? चल ठीक है। दोनों सहेलियां मोमोज वाले के पास जाती हैं और स्प्रिंग रोल लेकर खाने लगती हैं। लेकिन राधा को सॉस काफी तीखी लगती है। तीखी सॉस खाने के कारण राधा का मुंह लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? यार काजल, तीखा लग रहा है, मुझे बताना मैं क्या करूं? मियोनी खा लेना। काजल की बात सुनकर राधा जल्दी से मेयोनीज लेती है और स्प्रिंग रोल के साथ खाने लगती है। कुछ देर बाद राधा अपने घर चली जाती है और शांति से सो जाती है। अगले दिन जब राधा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ राधा की माँ गायत्री आती है। राधा, आज तू कॉलेज मत जा। कॉलेज ना जाऊं? पर क्यों? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज हॉस्पिटल चली जाऊँ, और जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उस दौरान घर पे कोई आ गया तो घर पर किसी का होना जरूरी है। राधा कुछ बोलती उससे पहले राधा के फोन पर काजल का फोन आ जाता है और वो भी आज कॉलेज जाने से मना कर देती है। ठीक है माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज काजल भी नहीं जा रही है। आप आराम से हॉस्पिटल जाओ और अपने लिए दवा लेकर आओ। राधा की बात सुनकर गायत्री राधा का माथा चूमती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से दोपहर होती है। राधा भी अपने कमरे में बैठकर फोन यूज कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर राधा अपने घर का दरवाजा खोलती है। अरे माँ, आप आ गई। और ये हाथों में क्या है आपके? ये मेरे हाथों के स्प्रिंग रोल हैं। तुझे तो ये स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, पसंद तो बहुत है। अब आप बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। राधा की बेसब्री देखकर गायत्री अंदर जाती है। राधा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल लेकर आती हूँ। ले खा। तुझे पता है मैंने ये स्प्रिंग रोल बनाना सीखा है और अब मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाया करूँगी। अच्छा माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात तो अच्छी है, पर मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि आज से मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाऊंगी, तो तुझे बाहर खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझी? और आज तो मैं इसे इसीलिए लेकर आ गई क्योंकि मैंने सोचा घर का बाहर जैसा टेस्टी मिले ना मिले, इसीलिए आज आखिरी बार तू बाहर का खा ले। पर माँ, ये तो सरासर गलत है ना। राधा बोल ही रही होती है, तभी उसको खांसी आती है। कितनी बार बोला है कि खाते समय कुछ मत बोला कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं होती। पानी पीने के बाद उसकी खांसी तो रुक जाती है, पर उसको मिर्च लगना शुरू हो जाती है। माँ, मुझे तीखा लग रहा है, बताओ ना क्या करूँ? पानी से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है मुझे। रसोई में मेयोनीज होगी, जा उसको ले ले और उसके साथ खा ले ये रोल। अपनी माँ की बात सुनकर राधा रसोई में मेयोनीज लेने जाती है, पर वो गलती से दही की कटोरी उठा लेती है और बाहर हॉल में आकर दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। ये क्या, मेयोनीज खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे मेयोनी खट्टी हो या मीठी।
राधा दही के साथ मजे से रोल खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटे बाद जब राधा का भाई विशाल घर आता है तो गायत्री अपने बेटे के लिए दही लेने जाती है, पर उसे दही कहीं भी दिखाई नहीं देता। राधा, ओ राधा, क्या हो गया माँ, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही रखी थी, वो दही कहीं मिल नहीं रही है। तूने कहीं देखी है क्या? क्या यहाँ जो रखी हुई थी वो दही थी? पर आपने तो मेयोनी कहा था ना। गंवार कही कि मैंने तुझसे कहा था रसोई में मेयोनीज रखी है, इसका मतलब ये था कि रसोई के अंदर फ्रिज में रखा है, उसे ले आ। और तूने कटोरी की दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लिए। अरे हाँ, तो जब आप पूरा वर्ड नहीं बताओगी तो यही होगा ना। तुझे मेयोनीज और दही के टेस्ट में अंतर नहीं पता लगता क्या? वैसे मुझे खट्टी लगी तो थी, पर मैंने सोचा कि मेयोनी में आपने नमक मिला दिया होगा, इसलिए मैंने मेयोनी खा ली। हे भगवान, मैंने कैसी औलाद को जन्म दे दिया जिसको दही और मेयोनीज में कोई अंतर ही नहीं पता। रहने दो माँ, और वैसे भी आपने दही को बाहर रखा ही क्यों था? वो इसलिए क्योंकि विशाल को ठंडी दही नहीं पसंद। दोनों माँ बेटी में अनबन हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर विशाल आता है और उनकी बातें सुनकर उनके करीब जाता है। मेरी दही ये खा गई ना, इसको पता है कि मैं हमेशा दही खाता हूँ, उसके बाद भी इसने दही नहीं छोड़ी। हाँ तो एक दिन खाना मत खा। वैसे दही के साथ स्प्रिंग रोल का टेस्ट ही अलग था, मजा ही आ गया खाकर। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राधा दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। आए दिन अब वो अपने भाई की दही खा जाया करती और हर बार की तरह उसके घर में विशाल और राधा के बीच युद्ध शुरू हो जाता। ऐसे ही एक दिन, माँ मेरी दही कहाँ है? हाँ हाँ, अब इसको भी दही खाना है। नकल करना अगर कोई सीखे तो फिर इससे सीखे। हाँ हाँ, अपना मुंह बंद कर, चल फालतू मत बोल। आज काजल आने वाली है, मुझे उसे भी अपनी नई रेसिपी खिलानी है। तुझे क्या आता है बनाना जो तू उसको अपनी नई रेसिपी खिलाएगी? मैं ये तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। माँ बताओ भी ना अब। ओ मोटी बुद्धि, माँ घर पर नहीं है। माँ घर पर नहीं है मतलब? माँ खो गई है, बता ढूंढ कर लाएगी। तुझसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है क्या? अरे माँ बाजार गई है, आने में उन्हें काफी समय लग जाएगा। घर में दही भी नहीं है, माँ भी नहीं है, काजल भी आने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं काजल को कैसे खिलाऊंगी। भाई देखना, आज काजल आ रही है और घर में ना तो दही है और ना ही रोल है, तो एक काम करेगा क्या? नहीं। कुत्ता! क्या कहा तूने? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे क्या सुन रहे तू? मैंने कुर्ता कहा है। जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तुझे अपने पैसों का कुर्ता दिलवाऊंगी। बहरा नहीं हूँ, मुझे सब सुनाई देता है। पर चल कोई बात नहीं, अब तू मेरे सामने इतना गिड़गिड़ा रही है तो मैं तेरा काम कर ही देता हूँ। बता क्या करना है? तुझसे अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी मैं। अब बता भी। ज्यादा कुछ नहीं, बस दही लेकर आनी है और स्प्रिंग रोल लेकर आना है। और उसके बाद तू ये गोबर सा बनाएगी कुछ और उसको अपने फ्रेंड के साथ खाएगी? तू जा रहा है या नहीं? उसकी बात सुनकर विशाल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो दही के साथ स्प्रिंग रोल लेकर आता है, लेकिन काजल उसके घर नहीं आती। मैं इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, बहुत नाटक कर लिया अब इसने। अरे क्या हुआ क्या? राधा अब अपने भाई को सब बताती है और उदास हो जाती है। विशाल अपनी बहन को उदास नहीं देख पाता, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। देख राधा, आज वो नहीं आई और उसको भी कोई काम आ सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे लिए हमेशा फ्री रहे। और क्या हुआ अगर आज वो नहीं आई? तू उसको अपनी दही वाले स्प्रिंग रोल कल खिला देना। चल फिलहाल के लिए तू इस स्प्रिंग रोल को मेरे साथ एंजॉय कर ले। अपने भाई की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को गले लगा लेती है। तभी उनके घर की बेल बजती है। उसका भाई जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी होती है, जिसके बाद उसकी माँ राधा की आंखों में आंसू देखती है तो उससे उसका कारण पूछती है, तो विशाल उसे सब कुछ बता देता है। तभी राधा की माँ उसके आंसू पोंछती है और एक स्प्रिंग रोल उठाकर उसमें दही लगाकर राधा के मुंह में डाल देती है, जिससे उसका भाई जोरों से हंसने लगता है और ये हंसी देखकर राधा भी हंसने लगती है। सरा एक वेजिटेरियन औरत थी जिसे अंडा तक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सरिता के पड़ोस में मछली बन रही थी, जिसकी बदबू सरिता के घर तक आ रही थी। सरिता बदबू से परेशान होकर अपनी पड़ोसन रमा के घर जाती है
और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ रमा, कहाँ है? बाहर निकल, पूरे मोहल्ले को अशुद्ध किया हुआ है, चल बाहर आ। क्या है? क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रही है? मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। यही तो दिक्कत है कि जिंदा भी क्यों है। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि मांस मच्छी मत खाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो खून पीने में मजा आता है ना। देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन अपने घर में कर। हाँ तो मैं जो कर रही हूँ वो अपने घर में कर रही हूँ ना, तेरे घर तो नहीं आती ना अपनी कढ़ाई लेकर। और तू मुझे इतना सब बोलने वाली होती कौन है? मेरी मर्जी है, जो चाहे करूँ। तेरे घर की गंदी बदबू मेरे घर तक आ रही है, मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। तो इसमें मेरी गलती है? गलती तो तेरी ही है ना, तू क्यों अपने घर में रह रही है? जाना कहीं बाहर जाकर मुंह काला करवा ले, और मुझसे बहस मत कर, हर वक्त बस लड़ने खड़ी रहती है। अरे जब तुझे पता है कि मुझे मांस मच्छी से सख्त नफरत है, तो क्यों बनाती रहती है? शाकाहारी खाना क्या तेरे गले से नीचे नहीं उतरता, जो हमेशा यही बनाती रहती है तू? अरे तुझे मांस मच्छी से नफरत है, लेकिन मुझे तो नहीं है ना। और अब मैं क्या करूँ? अपने घर में तुझसे पूछकर खाना बनाऊँ क्या? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब बता, तू अपने घर में भी मुझसे ही पूछकर खाना बनाएगी क्या? देख, ये मोहल्ला ना शरीफों का है, इसलिए तू ये सब घटिया चीजें ना हमारे मोहल्ले में तो बनाया ही मत कर। ए, तेरा मतलब क्या है? ये मोहल्ला शरीफों का है? तू कहना क्या चाहती है कि मैं मांस मछली खाती हूँ तो मैं शरीफ नहीं हूँ? देख, प्यार से समझा रही हूँ, अब भी समझ जा, वरना इस मोहल्ले से ही चली जा। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। अरे जो मांस मच्छी खाता है उसके सीने में दिल ही कहाँ होगा। मैं भी पता नहीं क्या सोचकर तुझसे बात करने आ गई। हाँ तो किसने कहा था मुझसे बात करने के लिए? मैं तो नहीं आई ना तेरे घर तुझसे बात करने के लिए, तू ही आई थी कि रमा ये सब क्या बना रही है। अब मुंह बंद हो गया या और करो अच्छे से। रमा से इतनी बहस करने के बाद सरिता वहाँ से गुस्से में घर चली जाती है। सरिता को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो मांस मच्छी खाते थे, इसीलिए उसके घर में भी सब ऐसे ही रहते थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद सरिता की बेटी प्रीति फोन में फिश को बनता हुआ देख रही थी, जिस पर सरिता की भी नजर पड़ जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। सरिता तुरंत जाकर प्रीति के हाथ से फोन लेती है और जमीन पर मारकर उसका फोन ही तोड़ देती है। माँ, ये क्या है? आपने मेरा इतना महंगा फोन क्यों तोड़ दिया? अगर तू अब भी यही ऊट पटांग चीजें देखेगी ना तो तुझे भी तोड़ दूंगी। ये भी कोई देखने वाली चीज होती है क्या कि मछली को कैसे काटा जा रहा है? ये देखते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही जरा सा भी? माँ, मैं बस देख रही तो थी, मैं थोड़ी ना फिश काट रही थी। जो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने मेरा फोन ही तोड़ दिया, ये तो गलत है ना माँ? गलत तो तू कर रही है। मेरे घर में ये सब लाना और खाना पहले से ही बंद था, लेकिन ये अगर कोई फोन में भी देखेगा ना तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। फिर मैं नहीं सोचने वाली कि तू मेरी बेटी है। वैसे भी आप सोचती ही कहाँ हो कि मैं आपकी बेटी हूँ? क्या बोला तूने? जरा जोर से बोल जरा। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, आपने जैसा बोला वैसा ही करूँगी। देख बेटा, जिसको जो करना है करने दे, हम उसे रोक तो सकते नहीं। और कोई किसी को मार कर खा रहा है, ये देखने में क्या मजा। अब ये सब अच्छी बात थोड़ी ना होती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब से मैं ये सब नहीं देखूंगी, ठीक है ना? हाँ, अब हुई ना बात। अच्छा, वैसे 2 दिन बाद तेरा भाई आने वाला है, और तू देखना, जब वो आएगा ना तो मैं अपने बेटे की हर वो चीज बनाऊंगी जो उसे अच्छी लगती है। और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि आपका बेटा मेरा भी तो भाई है ना। वैसे माँ, आपने मेरा फोन तो गुस्से में तोड़ दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे भी तो नया फोन दिलाओ ना। ठीक है, आज मैं तुझे ये नया फोन भी दिला दूंगी, वो भी तेरी ही पसंद का, लेकिन एक शर्त पर, कि अब से तू अपने फोन में किसी को मरते या काटते हुए नहीं देखेगी। हाँ माँ, मैं अब से वो सब नहीं देखूंगी। सरिता अपने बेटे के आने से बहुत खुश थी और अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2 दिनों बाद जब सरिता का बेटा अनिल आता है तो वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की चेन को भी लेकर आता है। सरिता और प्रीति अनिल के साथ लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अनिल, ये कौन है? तूने बताया क्यों नहीं कि तू अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी ला रहा है? बता देता तो अच्छा रहता ना। वैसे है कौन ये जापानी लड़की?
नहीं माँ, ये जापानी नहीं है, बल्कि ये तो चाइनीज है और ये आपकी बहू है। क्या ये मेरी बहू है? हे भगवान! मुझे पता था कि आप ऐसे ही परेशान हो जाते हो और इसलिए ही मैंने आपको चैन के बारे में नहीं बताया। माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपको इतना बुरा लगेगा ये सब सुनकर। भैया, माँ को बुरा लगेगा ही ना। माँ यहाँ आपका इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है और आप हैं कि अपने साथ अपनी वाइफ को ले आए, वो भी ये जो हमारे देश की भी नहीं है। माँ, मैं चैन से बहुत प्यार करता हूँ, चैन भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते थे और फिर चैन ने अपने देश में मेरा बहुत ख्याल रखा था। अच्छा, इसने ख्याल रखा है? कितने समय तक? बस 2 साल ना? और मैं तेरी माँ हूँ, मैंने अब तक तेरा ख्याल रखा। तूने मेरे बारे में तो नहीं सोचा कि ये सब देखकर मुझे कितना बुरा लगेगा? बस उठा कर ले आए इस जापानी को। मम्मी जी, मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप माफ कर दीजिए हमें। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और अलग नहीं रह सकता है एक दूसरे के बिना। इसे हिंदी आती है? हाँ माँ, मैंने चैन को हिंदी सिखाई है। माँ, अभी तो आप बस चैन से मिली हो, अभी से आप उसको ऐसे जज कर रही हो, लेकिन जब आप चैन के साथ थोड़ा समय बिताओगी ना, तो आपको चैन बहुत अच्छी लगने लगेगी। अपनी पत्नी की ज्यादा वकालत मत कर, ये सब तो बाद में पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा है। प्रीति, जा आरती की थाली लेकर आ। बहू पहली बार घर में जो आई है, बिना आरती के अंदर थोड़ी ना आने दूंगी। माँ जी, आप चिंता मत करो, अगर मैं आपको अच्छी नहीं भी लगी तो देख लेना, मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी और एक दिन आपका दिल जीत कर जरूर दिखाऊंगी। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ आरती की थाली। सरिता चैन को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है और उसका अपने घर में बहुत अच्छे से स्वागत भी करती है। 2 दिन बाद सरिता अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करवा देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन चैन घर में ऑक्टोपस लेकर आती है और पिज्जा बनाने लगती है और सामने ऑक्टोपस रखा था। ये देखकर सरिता डर जाती है। बहू, ये पानी में रहने वाला मेरे रसोई में क्या कर रहा है? इसे जल्दी से बाहर निकाल, मुझे इसे देखकर बहुत घिन आ रही है। दूर कर इसे मेरी नजरों से। अरे माँ जी, आप इससे डरो मत, ये तो ऑक्टोपस है और मैं आज खास आपके लिए ऑक्टोपस वाला पिज्जा बना रही हूँ। हमारे चाइना में तो ये बहुत फेमस है, मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद आएगा। क्या? मेरी चाइनीज बहू का ऑक्टोपस वाला पिज्जा? जैसे ही सरिता को अपनी चाइनीज बहू का ऑक्टोपस पिज्जा के बारे में पता चलता है, वो वहीं बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि सरिता कोमा में जा चुकी है। जो कि इतनी सीधी सादी सरिता थी, जो कि नॉनवेज नहीं खाती थी और अपनी पड़ोसन से भी नॉनवेज के लिए लड़ पड़ती थी। उसने अपनी बेटी का फोन भी नॉनवेज के चलते तोड़ दिया था। उसकी बहू इस तरह ऑक्टोपस का पिज्जा बनाएगी।